हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा स्टोक्स थ्योरम का सेकंड न्यूमेरिकल लेंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, तो इस वजह से इसको लेना इंपॉर्टेंट था। इस वजह से मैंने ये बढ़िया सा न्यूमेरिकल लिया है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। न्यूमेरिकल 1 कर रखे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत सिमिलर होने वाली है। तो चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो कह रहा है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। वेरीफाई करना है मतलब हमें LHS को भी कैलकुलेट करना है, RHS को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। हमें एफ वैक्टर दे रखा है, जैसे 2x - y i कैप, फिर माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप, फिर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप ओवर द अपर हाफ सरफेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टार्टिंग से लेक्चर देख रखे हो तो आपको पता है कि ये स्पेयर का इक्वेशन है। पहले से पता हो और नहीं भी पता हो तो स्टार्टिंग से लेक्चर देख रखे हो तो मैंने समझा रखा है ये स्पेयर का इक्वेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, ओवर द अपर हाफ ऑफ स्पेयर। हाँ, मतलब हमें सिर्फ स्पेयर का अपर हाफ शो करना है, तो हमने स्पेयर का सिर्फ अपर हाफ शो किया। और यहाँ पे हमें 1 दे रखा है, मतलब हमारा आर का वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो होता है आर स्क्वायर होता है, तो इसको हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 1 r हो गया, तो इसका मतलब हमें रेडियस 1 दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ का रेडियस पता चल गया 1 है। और कह रहा है बाउंडेड बाई इट प्रोजेक्शन ऑन द XY प्लेन एंड C इज़ द बाउंड्री। ठीक है, तो कह रहा है कि जो XY प्लेन में इसका प्रोजेक्शन है, मतलब मान लो कि यहाँ से कोई लाइट वाइट तुम जलाओगे ऊपर से, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे XY प्लेन पे तो सर्कल ही बनेगा ना। जो छाया बनेगा इसका वो तो सर्कल होगा, वो तो तुमको 3D थोड़ी होता है कोई छाया। तुमको ये तो प्रोजेक्शन की बात करें, ऊपर लाइट जलाओ और इमेजिन करोगे तो ऊपर से लाइट जलाओगे तो नीचे XY प्लेन पे एक सर्कल बनेगा, सिंपल। अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें पता है वी नो बाय स्टोक्स थ्योरम कि हमारा इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस एन कैप डॉट कर्ल वी एफ कर्ल एफ वेक्टर डी एस। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है स्टोक्स थ्योरम का। लास्ट लेक्चर में ये चीज़ हमने अच्छे से देखा था। बाकी हम क्या करते हैं, LHS वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसका, और फिर LHS का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। और डायग्राम हमें दे रखा है, हमें जो छोटे छोटे डिटेल्स दे रखे हैं उसकी हेल्प से हम लोग ईजिली प्रूव कर रहे हैं इसको। तो LHS जो है हमारा इंटीग्रल कर्व एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब एफ वेक्टर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये तो इंटीग्रल कर्व सी लिख दिया और यहाँ एफ वेक्टर को लिखना है। तो साथ में क्या है, डी आर वेक्टर मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे, जैसे आर वेक्टर, अब तक हम लोग आर वेक्टर का मतलब क्या देखते हैं, मैंने हमेशा बोला है कि किसी भी कंडीशन में आर वेक्टर का मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक्स वाई के साथ जेड प्लेन भी है, तो हम यहाँ पे प्लस जेड के कैप लिख देंगे बस। तो बस एक डायरेक्शन आया, बस कितनी सिंप्लिसिटी के साथ हमने इसको ऐसा बना दिया। और यहाँ पे डी आर है और इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ डी एक्स आ जाएगा आई कैप, और यहाँ पे प्लस डी वाई जे कैप, ये जे है मेरा बीच में, डी एक्स जे कैप, और फिर प्लस जेड के कैप, ये आ गया। अब क्या हो गया यहाँ पे हम लिख देंगे 2x - y, और ये आ गया मेरा डी एक्स, फिर माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई, फिर माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड। ठीक है, ये आ गया मेरा। डी आर को डॉट करेंगे ना इसके साथ, तो आप डॉट में पता है आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए सिर्फ पहले टर्म के पास डी एक्स आया, जे कैप वाला जे कैप के साथ, तो इसलिए दूसरे टर्म के साथ डी वाई आया। ये चीज़ समझ गए। अब इसके बाद हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें जेड की जगह क्या सब्सिट्यूट करना है। अब देखो, इसमें अगर मैं सिंपली बोलूँ तो तुम जेड की जगह 0 सब्सिट्यूट कर सकते हो इस पूरे इक्वेशन में, और इसको फिर सोचो जेड की जगह 0 पुट करोगे तो कैलकुलेट करना कितना आसान होगा। अब कारण क्या है जेड इक्वल टू 0 पुट करने का, वो तुम समझो। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपली लिखा हुआ बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ऊपर से जब तुम लाइट जलाओगे तो यहाँ एक्स वाई प्लेन पे सर्कल बनेगा। अगर एक्स वाई प्लेन पे सर्कल बनता है और वो 2D में बनेगा, 3D में तो कुछ होगा ही नहीं ना, मतलब जेड तो 0 आएगा। एक्स वाई प्लेन जो तुम्हारा है, शैडो तो ऐसा कुछ बनेगा, वाई में तो कुछ आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल ज़मीन से चिपका हुआ रहेगा। तो समझ गए, तो शैडो तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये जेड हमारा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में हम जेड 0 पुट करेंगे, तो इसमें भी जेड है, इसमें भी 0 है, तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, बस एक सिंगल टर्म तुम्हारे पास बच जाएगा क्योंकि इसमें जेड नहीं है। तो अब जैसे मेरे पास क्या बच गया, इंटीग्रल 2x - y और ये dx। ठीक है, ये बच गया। अब इसमें हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, जैसे कि ये पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आप ध्यान में रखना, समझ जाना। प्रोजेक्शन के केस में हम लोग x को कॉस थीटा और y को साइन थीटा हम लोग ऐसे सब्सिट्यूट करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप x को कॉस थीटा, y को साइन थीटा लेके सॉल्व करना। और यहाँ पे मेरा तो dx के मतलब इसमें अगर dx करेंगे तो ये dx और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस साइन थीटा आ गया, और थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी थीटा आ गया। तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। और यहाँ dx क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पे टर्म में dx भी है। तो चलो इसमें हम सब्सिट्यूट करेंगे, तो जो हमारा LHS है
उसका लिमिट क्या होगा? अब LHS एक सर्कल है, मैंने आपको यहाँ पे शैडो बना के दिखा दिया, और सर्कल में एंगल कितना होता है? 0 से 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो ये तो सिंपल है, सर्कल का एंगल 0 से 2 पाई हो गया। तो हमने कर्व के लिए करना है, तो इसलिए सर्कल का एंगल देखा हमने। अब हमारा इक्वेशन क्या है? 2x, तो x की जगह cos थीटा पुट कर दो, तो मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2 cos थीटा, और माइनस y की जगह sin थीटा पुट कर दो, तो यहाँ sin थीटा बन जाएगा। और dx की जगह क्या पुट करोगे? dx की जगह माइनस sin d थीटा, ठीक है। तो अब इसको बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन लगेगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी लगा के एकदम सिंपली इंटीग्रेट करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा पाई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया, सिंपल इंटीग्रेशन आप लोग कर लेना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं कर्ल। अब हमारे पास ये तो आ गया ना, पहला जो टर्म था LHS का, ये तो आ गया। अब दूसरे टर्म के लिए क्या चाहिए? पहले कर्ल F चाहिए, फिर एन कैप चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में एन कैप मैंने आपको बताया था कि जो एन कैप होगा उसका वैल्यू हमेशा स्टोक्स थ्योरम के लिए हम लोग के कैप लेके चलेंगे, तो वो चीज़ यहाँ अप्लाई हो जाएगा। पहले तो हम कर्ल F निकाल लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, और यहाँ आता है मेरा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ आता है डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ आता है डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और यहाँ वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 2x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये सिंपल सा तुम्हारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट करना है, कि स्टार्टिंग से लेक्चर देख रखे हो तो इस मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट करने मैंने आपको एक्सपर्ट बना दिया, बिल्कुल ट्रिक बता के, कि आई कैप पहले लेंगे, फिर आई कैप वाले को इस तरह से प्लस बनाएंगे, ये सब मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से। तो यहाँ मुझे बता के आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना दोबारा, तो हम डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिख दिया। किसी को कैलकुलेट करना हो तो वो कैलकुलेट करके चेक कर सकता है, के मिलेगा वैल्यू के कैप। तो और एन कैप मैंने आपको बताया था कि स्टोक थ्योरम में एन कैप हम लोग ऑलरेडी के मानते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब ये के कैप मानते हैं, तो राइट हैंड साइड वाला फार्मूला में अब हमें राइट हैंड फार्मूला में जो चाहिए था वो भी हमें मिल गया ना। तो डबल इंटीग्रल कर एस एन कैप डॉट कर्ल वी होता है, कर्ल एफ वेक्टर होता है, तो ये डी एस आ गया। तो यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करके लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ डबल इंटीग्रल आर एन कैप का मतलब के, ठीक है, ये रीजन हो गया हमारा। एन कैप का के होगा मतलब, और कर्ल एफ का वैल्यू भी क्या आया है? के, तो डॉट करेंगे के के साथ, और डी एस क्या आ जाएगा मेरा? एक्स वाई प्लेन में है ना, ये जो शेडो है एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन की ही बात हो रही है, तो डी वाई आ जाएगा हमारा डी एक्स डी वाई। और ये इक्वल टू क्या बन जाएगा? के कैप इंटू के कैप मतलब 1। अगर सेम आई कैप इंटू आई कैप करेंगे या सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा 1 बन जाता है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं हम। तो ये बन गया मेरा डबल इंटीग्रल आर डी एक्स डी वाई, ठीक है, ये चीज़ समझ गया। तो हमें अब रीजन मतलब डबल इंटीग्रल अंडर द रीजन, तो उसमें हम एरिया निकालना, एरिया निकलता है इससे हमारा, और हमें डबल इंटीग्रल निकालना है, तो नीचे तो सर्कल होता है ना, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ मैं, वेयर आर इज द रीजन इन द एक्स वाई, हाँ इज द रीजन इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से हम रेडियस डिटरमाइन कर लेंगे r इक्वल टू 1, और उसका शैडो सर्कल बन रहा है, तो हम सर्कल का इक्वेशन सिंपली लिख सकते हैं एस स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम सिंपली बोल सकते हैं जो हमारा डबल इंटीग्रल रीजन का है, ये वैसे भी एरिया फाइंड आउट करके देगा, तो हम इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल के, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा सर्कल है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला यही होता है, और आर का वैल्यू रेडियस क्या है? 1 है, तो ये क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, आर में 1 पुट करोगे तो। अब देखो राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आया? पाई आया, और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आया था? पाई आया था। मतलब मेरा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इक्वल टू पाई, मतलब क्या हो गया मेरा? दोनों सेम आ गया, तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे समझ में आओ, मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और तब सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आगे के सेमेस्टर में बहुत काम आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस बहुत अच्छे से अपलोडेड है। आगे के सेमेस्टर में आप लोग को बस अपडेट देता रहूँगा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के बारे में, वहाँ पोस्ट करता रहूँगा, तो वो सारे छोटे छोटे पोस्ट भी आपको मिलेंगे, जो आपको वो पोस्ट आपके अच्छे अच्छे नंबर आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में लाने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।